बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में भी ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग स्कूल की तरह ही शुरुआत करेंगे बापू की पाती से, जिसमें हम प्यारे बापू के जीवन प्रसंग से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में जानकर उन्हें अपने जीवन में भी अपनाने की प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास 6 में पढ़ेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। फिर क्लास 7 में पादपों में पोषण भाग 2 एवं 3 का अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्लास 8 में हम लोग फसल की कहानी चैप्टर में विभिन्न प्रकार के फसलों के बारे में जानेंगे। और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते।
अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। श्रेया और सीमा चचेरी बहनें हैं और बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं। आज कुछ साल बाद सीमा शहर से गांव में छुट्टियां बिताने के लिए आई है। श्रेया सीमा से कुछ साल बड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों की अच्छी बनती है और दोनों दादाजी के साथ समय बिताना भी पसंद करती हैं। अरे सीमा, तुम तो काफी बदल गई हो। क्या मतलब दादाजी? तुम्हारा कद कितना बढ़ गया है। और तुम शहर जाने के बाद दुबली पतली भी हो गई हो। क्या वह अच्छा खाने को नहीं मिलता? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। शायद इसलिए पतली हो गई हूँ क्योंकि पिछले महीनों में मेरा कद तेजी से बढ़ा है। इस वजह से आपको मैं कुछ बदली हुई लग रही हूँ। वैसे तो अच्छा ही है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हाँ दादाजी, मैंने अपनी विज्ञान की पुस्तक में भी परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। अच्छा, जरा मुझे भी तो समझाओ कि क्या पढ़ा है तुमने? दीदी, हमारे चारों ओर कितने सारे परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, जैसे दिन से रात होना और रात का फिर से दिन में बदल जाना। कभी धूप निकलती है, कभी छांव होती है, तो कभी बारिश। हर साल नई घास आती है, बड़ी होती है और फिर सूख जाती है। फल, सब्जियां आदि फलते हैं और फिर विगलित हो जाते हैं। दूध से दही बन जाता है, पानी वाष्पीकृत हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। हर तरफ परिवर्तन होता ही रहता है। बहुत खूब बाबा, सीमा बड़ी भी हो गई है और समझदार भी। श्रेया, मुझे पता है तुम मेरी बातों में और भी जानकारी जोड़ सकती हो। बताओ ना। ये विषय बड़ा ही दिलचस्प है। मौसम का बदलना, दिन रात आदि ये सारे प्राकृतिक परिवर्तन हैं।
पर इंसान भी बहुत से परिवर्तनों का कारण बनते हैं। जैसे हम गेहूं पीस के आटा बनाते हैं और फिर उस आटे से ब्रेड, रोटी, बिस्कुट और ना जाने क्या क्या बनाते हैं। ये भी तो परिवर्तन ही हुए। अच्छा सीमा, अब ये बताओ, क्या हर परिवर्तन एक ही प्रकार का होता है? नहीं दादाजी, परिवर्तनों को समझने के लिए हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन और मानव द्वारा किए गए परिवर्तन। इसके अलावा हम 2 मुख्य प्रकार के परिवर्तनों पर चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार सीमा? दीदी, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से उत्क्रमित किया जा सकता है या पलटा जा सकता है। कोई उदाहरण देकर समझाओ। दीदी, पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं पानी उबालकर उसे ढक दूं, तो क्या होगा? पहले पानी गर्म होकर भाप में बदल जाएगा, फिर भाप ढक्कन से टकराकर ठंडी होकर पानी में बदल जाएगी। इसका मतलब पानी गर्म करने पर भाप बन जाता है और भाप ठंडी होते ही वापस पानी बन जाती है। इसलिए पानी का भाप बनना एक ऐसे परिवर्तन का उदाहरण है जो उत्क्रमित हो सकता है। देखो, मैं इस चादर की तह बना सकती हूँ, फिर इसे बिछा भी सकती हूँ और फिर दोबारा तह बना सकती हूँ। तो ये भी उत्क्रमित हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। बहुत खूब सीमा। और अगर इस चादर को हम कैंची से काट दे तो यह उत्क्रमित नहीं होगा। इसी प्रकार किसी सब्जी को अगर तल दे तो वो भी वापस पहले जैसी नहीं हो सकती। और तुम जो लंबी हो गई हो, यह भी उत्क्रमित ना हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। पर तुम वापस मोटी हो सकती हो और फिर से पतली भी हो सकती हो, तो ये उत्क्रमित हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। कई बार हम परिवर्तन करने के लिए कई चीजों का मिश्रण भी करते हैं। जैसे हम पीला और नीला रंग मिलाकर हरा रंग बना लेते हैं, या फिर तांबे और टिन को मिलाकर कांसे जैसी मिश्र धातु बना लेते हैं। बहुत खूब, तुम दोनों को परिवर्तन की अच्छी समझ है। चलो, अब जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ मिलकर एक खेल खेलते हैं। मैं कुछ परिवर्तन के नाम बोलूंगा और आपको बताना है कि क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। सही कहा, ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। ऊन के धागे से बना स्वेटर, ये भी सही। हाँ, ये उत्क्रमित किया जा सकता है। अब मेरी बारी। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। हाँ, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मजा आ गया। मिलकर पढ़ने से सीखना कितना आसान हो जाता है। जैसा कि तुम्हें पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस परिवर्तन की चाहत से न जाने कितने नए आविष्कार हुए और वैज्ञानिक खोज हुई, जिनसे हमारी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आ गया है। पर इन सब के साथ साथ हमें पर्यावरण पर भी इन बदलावों का प्रभाव पता होना चाहिए। जैसे अब पानी को ही ले लो। इंसान की जरूरत से ज्यादा पानी के लालच की वजह से पर्यावरण खतरे में आ गया है। वनों की कटाई और जलवायु में परिवर्तन आदि की वजह से जीवन संकट में पड़ रहा है। हाँ, इस बारे में मैंने टीवी पर भी काफी चर्चा देखी है और ये भी कि पेड़ पौधे इस परिवर्तन को कम करने में हमारी मदद करते हैं। दादाजी, क्यों ना हम अपने गांव में आज कुछ पौधे लगाएं? इससे हम कुछ तो अच्छा परिवर्तन कर पाएंगे। हाँ दीदी, चलो पौधे लगाते हैं। और दीदी, आज ही क्यों, हमें हर हफ्ते कम से कम एक पौधा लगाना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक, चलो चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमें उन पौधों का ख्याल भी रखना है। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही?
तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोना चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अब्बा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अब्बा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ अब्बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। पादपों का संसार भाग 2। बच्चों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। मेरे बहुत सारे पहलू हैं जो आपको अभी भी जानने की जरूरत है। पिछले वीडियो में आपने जीवित और अजीवित चीजों के बारे में सीखा था और ये भी सीखा था कि जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आपने ये भी जान लिया था कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे स्वपोषण प्रणाली कहते हैं। इस वीडियो में हम अन्य 2 प्रकार के पोषण प्रणाली के बारे में बात करेंगे। आइए हम नीलू और मीनू के पास फिर जाएंगे पादपों के पोषण के बारे में अधिक जानने के लिए। इस वीडियो का उद्देश्य 2 अन्य पादप पोषण प्रणालियों के बारे में जानना है। नीलू, आज मैं बहुत थक गई हूँ। पुस्तकालय, विज्ञान कक्षा, खेल कक्षा और ऊपर से इतनी गर्मी। थोड़ी मेरी मदद करना। क्या चाहिए दीदी? याद है मैंने तुम्हें कल एक मीठा बन दिया था और डिब्बे में रखने को कहा था। क्या तुम उस डिब्बे को दे सकती हो? दीदी, उस बन को बाद में खाएंगे। पहले ये देखो, मैंने जिस पादप को पानी दिया था वो कितना बड़ा हो गया है 10 दिन में। जल्दी आओ दीदी। अरे भाई, आ रही हूँ। वाह, ये तो सच में बहुत हरा और स्वस्थ लग रहा है। और बड़ी बड़ी पत्तियों को तो देखो, लगता है कि इसे बहुत धूप और बहुत सारा पोषण भी मिल रहा है। यह सही है कि पादप सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे खनिजों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं।
पता है, आज जब हम पाठशाला के पुस्तकालय में गए थे तो मैंने एक बहुत दिलचस्प पुस्तक पढ़ी थी, पादपों की दुनिया। उस पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दीदी, ये तो हैरानी की बात है। क्या इनमें कोई पत्तियां नहीं होती? तुम सही कह रही हो। स्कूल की घंटी बज गई थी, इसलिए पूरी जानकारी पढ़ नहीं पाई, लेकिन यह तो पढ़ा था कि इनकी पत्तियां नहीं होती हैं। क्या इसका मतलब है कि हम मनुष्यों की तरह वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब पत्तियां नहीं होती हैं तो कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक कहा तुमने। ये हैरानी की बात है कि हम पौधों और जानवरों पर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं, परंतु कुछ ऐसे पादप भी हैं जो अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाएंगे पहले। दीदी, क्या पढ़ रही हो? मैंने आज पुस्तकालय से पादपों की दुनिया नामक पुस्तक ली है। नीलू, यहाँ आओ और बैठो। इनमें पादपों के बारे में काफी रोचक तथ्य हैं। दीदी, हम कल उन पादपों के बारे में बात कर रहे थे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। मुझे उनके बारे में और बताओ। देखो इस पादप को, ये कॉर्पस फ्लावर का पादप है। ये ऐसा पादप है जो अन्य पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। यह पोषण के विषम प्रणाली का उपयोग करता है। ऐसे पादप तो आलसी निकले। क्या ऐसे पादप परजीवी होते हैं? हाँ, कॉर्पस फ्लावर, कसाटा जैसे पादप परजीवी हैं। इन पादपों को परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे पौधे मतलब परपोषी या होस्ट प्लांट पर निर्भर होते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पादप काफी समझदार निकले। इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। पता है, वे अपने मेजबान को नहीं मारते। उनसे भोजन, पोषक तत्व या पानी जो लेना है उनको। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कुछ पादप जिनके हरे पत्ते होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं? दीदी, इस पादप को देखो, इसके तो हरे पत्ते हैं। ये उन पौधों की श्रेणी में क्यों है जो विषम प्रणाली का उपयोग करते हैं? हाँ, यह एक अच्छा अवलोकन है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्ते होते हैं, पर ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्यों? देखो इस पादप को। ये संरचनाएं तो जग की तरह दिख रही हैं। देखो, इस पर कीड़े हैं। ऐसे तो लग रहा है जैसे ये पादप कीड़े खाते हैं। इसे पिचर का पादप या घटपर्णी कहते हैं। ये कीटभक्षी पादप है। लेकिन इसके तो पत्ते हैं। ये तो अपना भोजन खुद बना सकता है। ये पादप कम पोषण वाली मिट्टी में उगते हैं और कीड़ों को पचाकर पोषण की कमी को पूरा करते हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ पादप कीड़ों को खाते हैं। बहुत दिलचस्प है दीदी। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कल मीठा बन खाना भूल गई थी। क्या तुम ला सकती हो? ओह, मैं भूल गई। ये उस डिब्बे में है। मैं अभी आई। ओहो, ये खराब हो गया है दीदी। कुछ सफेद वृद्धि इस पर है और इससे तो बुरी गंध आ रही है। तुमने इस बन को एक गीले डिब्बे में रख दिया होगा। ओहो, दीदी याद है, ऐसी सफेद वृद्धि को हमने एक बार अचार पर भी देखा था।
माँ ने कहा था कि इसे कवक कहते हैं। अब मुझे याद आया। हाँ, इसे कवक या फंगस कहा जाता है। ये वास्तव में पादप है जो पोषक तत्वों को रोटी से ले रहे हैं। ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। ये ऐसे पौधे हैं जो क्षयकारी पदार्थ या खराब हुई चीजों पर पनपते हैं। दीदी, ये आते कहाँ से हैं? ये वास्तव में हवा में मौजूद हैं। कोई जादू या चमत्कार से नहीं आ जाते। जब वे नम पदार्थों पर उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं। आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अभी खेलने जाऊंगी। बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि कवक किस प्रकार से क्षय हुए पदार्थ को खाते हैं? आपने इस वीडियो में 2 प्रकार के पोषण के बारे में सीखा, विषम पोषी प्रणाली और मृत जीवी पोषण प्रणाली। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, क्या आप जानते हैं कि पौधों को उचित आकार और उचित मात्रा में बढ़ने के लिए सही प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है? अगर पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर्याप्त रूप से ना मिले तो क्या होगा? उनका विकास रुक जाएगा। नाइट्रोजन सीधे पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसी भी समय मिट्टी में नाइट्रोजन या तो पौधे और जानवरों के अवशेषों में, अपेक्षाकृत स्थिर मिट्टी कार्बनिक पदार्थों में या जीवित मिट्टी के जीवों में, मुख्य रूप से बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं में मिलता है। कुछ नाइट्रोजन मात्रा यूरिया में भी मौजूद हो सकती है, जो कि पौधों के लिए थोड़ा उपलब्ध हो सकता है। हम इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अलविदा। पादपों में पोषण भाग 3। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रही हूँ। क्या मनुष्य की तरह पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव एक दूसरे पर आवास और भोजन के लिए निर्भर होते हैं? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के पात्र शंकर और संदीप की अध्यापिका ने स्कूल में पादपों के पोषण से संबंधित जानकारी दी थी। दोनों बच्चों के मन में ऐसे अनेक प्रश्न कुलबुला रहे थे। अध्यापिका ने उन्हें कवकों के ऊपर एक प्रयोग करने के लिए कहा था। वे दोनों इसी प्रयोग के बारे में बातें करते हुए स्कूल से घर की ओर जा रहे थे। देखते हैं उनके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं और वे इन सवालों के उत्तर कैसे खोजेंगे। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. सहजीवी संबंध की जानकारी, ख. उर्वरक और खाद की जानकारी, ग. मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आज कक्षा में टीचर जी ने जो बताया मैं घर में जरूर करके देखूंगा। डबल रोटी को गीली और गर्म जगह में छोड़ दूंगा। देखे तो सही कि कवक कैसा लगता है। वह देखो, रमेश काका अपने खेत में कुछ बो रहे हैं। चलो कुछ देर उनके पास पीपल की छाया में बैठ लें। नमस्ते रमेश काका। नमस्ते संदीप। कैसा रहा स्कूल का दिन? आज हमारी अध्यापिका ने हमें कवक यानी फंजाई के बारे में जानकारी दी। हमारी अध्यापिका ने बताया कि कवकों का खेती में बहुत बड़ा योगदान होता है। काका, मुझे लगता है कि पेड़ पौधे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। क्यों? है ना संदीप? जैसे तुम मेरे बिना न तो कुछ खेलते हो न कहीं घूमने जाते हो। सही कह रहे हो। वैसे पता है, कवक और पेड़ पौधों का रिश्ता भी दोस्तों जैसा है। शंकर, तुम्हें क्या लगता है कि कवक और पादप में भी दोस्ती संभव है? याद है संदीप, हमने पिछले हफ्ते वह मधुमक्खी का छत्ता देखा था।
वाह, मधु के बारे में सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो याद है तुम्हें, हमने देखा था कि कैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों पर बैठकर उनके बीज यहाँ वहाँ फैला रही थी। हाँ शंकर, याद है। अरे हाँ, तो मधुमक्खी और फूल भी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मधुमक्खी अनेक फूलों से रस चूसती है और बदले में उनके बीज यहाँ वहाँ फैलाती है। याद है संदीप, हमने पिछले साल सीखा था कि इसे परागन यानी पॉलिनेशन कहते हैं। वाह शंकर, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज निकली। आज स्कूल के पुस्तकालय से मैंने विज्ञान की एक किताब ली है। उसमें भी परागन के बारे में लिखा था और ये भी पढ़ा था मैंने कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। चलो हम उस किताब में ढूंढते हैं कि ऐसे और कौन से जीव होते हैं जो आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दोस्तों, आप भी सहजीवी संबंध के कुछ उदाहरण सोचिए। अध्यापिका ने आज कवकों का उदाहरण दिया और बताया था कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। क्या वे कवक वृक्षों की मदद करते हैं? सोचते हैं शंकर। देखो, अगर कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं तो वृक्ष उनको रहने का स्थान देते हैं और जीवित रहने के लिए उनको पोषक तत्व देते हैं। तो फिर कवक बदले में क्या देते हैं? मेरे हिसाब से अगर कवक जड़ों में पाए जाते हैं तो वो जल और पोषक तत्व ग्रहण करने में वृक्षों की मदद करते होंगे। तो ये सहजीवी संबंध का एक और उदाहरण है। यह इन पेड़ों पर क्या है? ऐसा मैंने अपने घर के पास वाले तालाब में देखा है। इसे काई कहते हैं। याद है संदीप, अध्यापिका ने बताया था कि यह लाइकेन होता है। चल किताब में से इसके बारे में पढ़ते हैं। वे दोनों किताब में लाइकेन की तस्वीरें ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पेड़ पर लाइकेन देखा है? ये देखो शंकर, ये रही। मैं पढ़ता हूँ। इन चित्रों से लगता है ये समग्र जीव होता है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। क्या इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है? कवक शैवाल को रहने का स्थान, पोषक तत्व और जल देता है। और शैवाल वह क्या देता है? शैवाल हरे रंग का है। जैसे हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो क्या यह भी पादप जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाता होगा? कैसे पता लगाएं? किताब में देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो, ये लिखा है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाकर कवक को देता है। तो हुआ ना यह सहजीवी संबंध। संदीप, तुझे याद है, हमने भी अपनी कक्षा में रखे हुए गमलों में खाद डाली थी। हाँ शंकर, याद है मुझे। अध्यापिका ने हमें बताया था कि मिट्टी में पोषक तत्व पादपों के लगातार उपयोग करने के कारण कम होते जाते हैं और खाद डालने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। गाय का गोबर भी तो एक उर्वरक होता है। पर गाय के गोबर की क्या विशेषता होती है? गाय का गोबर पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। संदीप किताब के पन्ने पलटता है और फिर वहाँ से पढ़कर कहता है, देखो, इस किताब में लिखा है कि मिट्टी में मरे हुए जीव और पौधे सड़ते हैं और उन्हें सड़ाते हैं बहुत से सूक्ष्म जीव जो उनको खाते हैं। जैसे जैसे ये सड़ के मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी और उपजाऊ बन जाती है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। ये तो एक पूरी श्रृंखला है।
पादप और अन्य सभी जीव अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से पादपों के पोषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की होगी। इस पाठ में हमने सहजीवी संबंध और मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति के बारे में जाना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पशु, पक्षी, मनुष्य और पादप सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं? सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक के सफर में हमने सीखा फसलों के प्रकार, राबी, खरीफ, कृषि के चरण, मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजारों के बारे में। दोस्तों, ये देखो, मैंने भी एक नन्हा पौधा उगाया है ना अच्छा? लेकिन ये चाचा जी के लगाए पौधे जैसा हरा भरा और बड़ा नहीं है। हाँ, ये तो है, मैंने तो मिट्टी को पोला भी किया था, उसमें पानी भी डाला था, फिर भी पता नहीं क्यों। तुम्हारे पौधे को खाद की जरूरत है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। भाई देखो, ऐसा है कि खाद बनाने के लिए हम इस गड्ढे में पशुओं का गोबर, सब्जी, फलों के छिलके और सूखी पत्तियां डालेंगे। मैं भी मदद करती हूँ। और क्या डालना है इसमें? केचुए, और वही तो इसे खाद बनाएंगे। ओह, अच्छा, तो यही होती है केचुए वाली खाद, जिसके बारे में मैंने अपनी कक्षा 6 में पढ़ा था। अरे, ये क्या है ये? केचुआ खाद, उपजाऊपन बढ़ाने में सहायक जैविक खाद। अच्छा, तो इसे जैविक खाद भी कहते हैं। ये भी तो एक तरह की खाद है, इस पर भी कुछ लिखा है, यूरिया, उर्वरक। मतलब ये रासायनिक खाद है, ये फैक्ट्री में केमिकल से बनाते हैं। केमिकल तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आजकल सब्जियों में केमिकल की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कई खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? जैविक खाद का ही क्यों नहीं? तुम खुद पौधों में इन्हें डालकर पता क्यों नहीं लगाती कि इनमें क्या अंतर है? हम इन 3 गिलासों में बीज बोएंगे। गिलास 1 में खाद, गिलास 2 में उर्वरक, गिलास 3 में दोनों डालेंगे। अब 10-12 दिन बाद अंतर देखते हैं। 12 दिन बाद, ये देखो भैया, खाद और उर्वरक वाले में सबसे अच्छा पौधा उगा है और केवल खाद से कम उपज हुई है। अब मैं समझी कि किसान अपनी फसल बढ़ाने के लिए केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन ये केमिकल कितने हानिकारक हैं, ये कोई नहीं सोचता। इसीलिए तो केचुआ खाद वाली खेती यानी जैविक खेती ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उर्वरक कुछ समय के लिए फसल का उत्पादन बढ़ा देता है, पर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर जमीन बंजर हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रासायनिक उर्वरक मिट्टी को अम्लीय बनाता है, जिससे मिट्टी के जैविक पदार्थ और जीवाणु खराब होते हैं, जबकि जैविक खाद से उपजाऊपन बढ़ता है। सानिया, खाद देने के बाद कौन सा चरण होता है? वही जो सभी प्राणियों के लिए जरूरी है, पानी देना।
देखो, यहाँ सभी पानी देने यानी सिंचाई के लिए ये तरीके अपनाते हैं। क्या आप अपनी विज्ञान पुस्तक में से देखकर इन तरीकों के नाम पहचानने में मेरी मदद करेंगे? बताइए, क्या नाम है इनके? सानिया, ये किसान मुंह नाक ढककर क्या छिड़क रहे हैं? जरूर कुछ हानिकारक ही होगा। भैया, मैंने पढ़ा है कि खेतों में कुछ बेकार पौधों और कीटों को खत्म करने के लिए केमिकल छिड़कते हैं। एक बार टीवी पर भी देखा था कि इस केमिकल से कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं। ये केमिकल इन सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाता होगा। कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल से न केवल साग सब्जियां केमिकल युक्त हो रही हैं, जबकि कीटनाशक का फसल पर छिड़काव करने वालों के लिए यह भी हानिकारक है। इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है खरपतवार केवल हाथों से उखाड़ देना ज्यादा बेहतर उपाय है, ताकि केमिकल का प्रभाव फसल पर ना पड़े। इस फसल के पकने के बाद इसकी कटाई आप कब करोगे? कटाई तुम अपनी दीपावली की छुट्टियों में आकर देख सकती हो। भैया, कटाई होने में अभी समय है, लेकिन हम कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार और मशीन तो देख ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये है दरांती। इससे फसल को हाथ से काटते हैं। लेकिन इससे तो बहुत समय लगता होगा। मशीन से यह काम जल्दी हो सकता है। क्या आप इस मशीन का नाम बता सकते हैं? सानिया, अब हम कटाई के बाद वाले और अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। हाँ भैया, अंतिम चरण, जिससे हमने ये सफर शुरू किया था, यानी भंडारण। तो दोस्तों, मेरे इस सफर में हमने जाना फसल के लिए खाद और उर्वरक का महत्व और हानिकारक प्रभाव, सिंचाई के तरीके जैसे मोट यानी घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, खरपतवार से सुरक्षा के तरीके, इसके नुकसान, कटाई के औजार, दरांती, हार्वेस्टर, अनाज के भंडारण की आवश्यकता। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है।
भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से
साफ करते रहे। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।